हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर सुशांत, जैसा आप जान रहे हैं, और आपका एनिमल टिश्यू नाम का चैप्टर मैं लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। अब पिछले दिन जहाँ तक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप चाहें तो मुझसे थोड़ा सा क्विक रिकैप यहाँ पर कर सकता हूँ आपके लिए, और फर्दर फिर उसको हम लोग आगे एक्सटेंड कर लेंगे। जैसा कि आपको ध्यान है, हम लोग ने टिश्यू चैप्टर शुरुआत किया था। टिश्यू को शुरुआत में हमने क्या किया था कि दो तरीके से डिवाइड करने का तरीका डेवलप किया था। पहला इस आधार पर कि उसका ऑरिजिन किस तरीके से हुआ था, दो तरीके से हमने उसे बनाया था, सिंपल और कंपाउंड, और किस इस आधार पर कि वो टिश्यू किस तरीके के दिखते हैं या किस तरीके का फंक्शन अंजाम देते हैं। टिश्यू फिर चार तरीके के थे, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। फिर इपिथेलियल टिश्यू को हमने आगे बढ़ाया था, जिसमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने आपको बताए थे। एक ऐसा टिश्यू जिसमें नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन हो, हालांकि एक्सेप्शन वहां पर था, एक ट्रांजिशनल इपिथेलियल टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जिसके सबसे ऊपर की सरफेस अगर फ्री हो तब भी उसे एपिथेलियल कहते हैं, इससे ब्लड सप्लाई नहीं होती थी। वो अपने नीचे जो भी कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित है उसके द्वारा सप्लाई पर निर्भर किया करता था। इपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू हुआ करता था जो कि एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल और जो इंडोडर्मल तीनों ही ऑरिजिन के माने जाते थे। जनरली सेल्स के बीच में गैप नहीं होते थे, लेकिन अगर सेल्स के बीच में गैप अगर होते थे तो उसे फिल करने के लिए कुछ खास सब्सटेंस हम लोग प्रयोग किया करते थे। उसका नाम हम लोग रखते थे जंक्शंस, जो कि तीन तरीके थे, टाइट, गैप और एडहेरिंग जंक्शन। ये था एक सिंपल सा चीज। फिर हमने क्या किया था कि इस इपिथेलियल टिश्यू को दो तरीके से डिवाइड किया था। अगर इपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स हैं अगर सिर्फ एक ही रो में अरेंज थे तो इसको हम लोग नाम दिया करते थे हम लोग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू। और ऐसे इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स अगर मल्टीपल, अगर इस तरीके से अगर एक के ऊपर एक अगर लेयर्स में अगर अरेंज हुआ करते थे तो इसको हम नाम दिया करते थे कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू। फिर से हमने क्या किया था, अगर सिंगल लेयर में है इसको हम लोग सिंपल इपिथेलियल टिश्यू कहा करते थे, तो इसके फिर से तीन वेराइटी थे वहां पर। एक हम लोग ने नाम दिया था सिंपल स्क्वामस इपिथेलियल टिश्यू, दूसरे को हमने नाम दिया था सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, तीसरे को हमने नाम दिया था सिंपल कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से हमने इसका नामकरण किया था। सिंपल स्क्वामस किसे कहते थे, बिल्कुल फ्लैट तरीके के सेल हुआ करते थे, थिन, फ्लैट, डिस्क्वाडल ऐसे हुआ करते थे, न्यूक्लियस भी उसमें ट्रांसवर्सली ओवल हुआ करते थे, इसी को हम लोग कहते थे स्क्वामस। इसका बेसिक फंक्शन डिफ्यूजन हुआ करता था, सबसे कम स्थान लेने की वजह से ऐसे स्थान पर शरीर में पाया जाता था जहां पर स्पेस काफी कम हो। जैसे कि हमने एग्जांपल भी आपको बताया था, कैपिलरी के सबसे अंदर की लेयर इसको कैपिलरी इंडोथेलियम कहते हैं। वहां पर ब्लड वेसल्स के सबसे अंदर की लेयर भी इसी से बनते हैं, एल्वेली भी इसी से, नेफ्रॉन्स के एक बहुत बड़े हिस्से में पाया जाता था, जैसे बोमेंस कैप्सूल में, डिसेंडिंग लूप में, थिन एसेंडिंग लूप में, कलेक्टिंग डक्ट में भी पाया जाते थे। आईलिड्स भी इसी से बनते थे। फिर हम लोगों ने क्यूब लाइक सेल्स यहाँ पर पढ़े थे। इस तरीके से सेल को हम लोग नाम दिया था कि क्यूबॉइडल, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल समान थे, न्यूक्लियस इसमें राउंडेड और सेंट्रली लोकेटेड इस तरीके से हुआ करते थे। लेकिन इसके फिर से चार मॉडिफिकेशंस हमने आपको बताए थे। सबसे पहले वाले क्यूबॉइडल में होते थे सिलिया, नाम था सिलेटेड क्यूबॉइडल। उसके बाद ब्रश बॉर्डर, ऊपर की सरफेस इरेगुलर होती थी, इसको हम लोग कहते थे ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। थर्ड नंबर पर हमने रखा होगा पिगमेंटेड क्यूबॉइडल, और चौथे को हम लोगों ने नाम दिया होगा जर्मिनल क्यूबॉइडल। और सभी के एग्जांपल्स भी मैंने आपको बताए थे। अगर दिक्कत होगी तो आप यहाँ चैट वाले बॉक्स में डाल सकते हैं। उसके बाद आते हैं कॉलुमनर, जो लंबे लंबे सेल्स थे, इस तरीके से जो लंबे लंबे इस तरीके के सेल्स हुआ करते थे, जिसमें न्यूक्लियस लॉन्गिट्यूडिनली उभल था और बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ हुआ करता था, इसको हम लोग कॉलुमनर यहाँ पर कहा करते थे। इस कॉलुमनर में भी सेम उसी तरीके से चार वैरायटी हम लोगों ने पिछले दिन यहाँ पर इसका कंप्लीट किया था। सबसे पहले वैरायटी में सीलिया होने की वजह से उसे हम लोग सिलेटेड कॉलुमनर कहा करते थे। सेकंड वाले में फिर से ऊपर की सरफेस जो थी ब्रश बॉर्डर थी, दैट मींस इरेगुलर मार्जिन होने की वजह से हम लोग ब्रश बॉर्डर कॉलुमनर भी कहा करते थे। तीसरे नंबर पर हमने कहा था कि कुछ खास स्पेशल तरीके के सेल्स बीच में मॉडिफाई हो गए होंगे जो कि सेंस को कैच करने का काम करते थे। सेंस को कैच करने की वजह से उसका नाम हमने रखा था सेंसरी कॉलुमनर। लेकिन चौथे नंबर पर सबसे ज्यादा मॉडिफाइड तरीके के कॉलुमनर वैरायटी हमने पढ़ाया था आपको, जिसका नाम रखा होगा हमने स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड इसलिए क्योंकि स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है कई लेयर की थिकनेस, लेकिन वाकई ये कई लेयर की थिकनेस दिखाने की कोशिश तो जरूर करता था, लेकिन वाकई ये होता था सिर्फ सिंगल लेयर में। दैट मींस फॉल्स स्ट्रैटिफिकेशन है, इसलिए इसका नाम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड था। इसमें कई लंबाई के या कई हाइट के यहाँ पर सेल्स मौजूद थे। कुछ सेल्स काफी छोटे हुआ करते थे, कुछ सेल्स उससे ज्यादा लंबे थे, कुछ उससे ज्यादा लंबे, कुछ काफी लंबे हुआ करते थे, लेकिन सभी सेल्स का संपर्क यहाँ पर जमीन से हुआ करता था। और इस वैरायटी के नाम हमने यहाँ पर रखा था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। यही नहीं, जो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा लंबे वाले जो सेल्स हुआ करते थे उसके पास सीलिया भी होते थे, और सीलिया की वजह से उसे किसी खास सब्सटेंस को मूव करने में भी आसानी होती थी। और इसके दो एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे, एक होगा ट्रैकिया, एक होगा प्राइमरी ब्रोंकाई। और ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होने से काफी फायदा भी मिलता है, ये भी हमने आपको बताया होगा, क्योंकि सीलिया की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी पैसेज में यानी हवा के रास्ते में जो प्रवेश कर जाते हैं उसे निकालने में मदद मिलती है। और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड होने से एक और फायदा मिलता है, क्योंकि जिंदगी भर ब्रीदिंग की जो प्रोसेस चलती है, फ्रिक्शन होते रहता है। इस एयर पैसेज में क्या होता है, फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से टॉलर सेल्स भले ही डैमेज हो जाएं लेकिन कंप्लीट लेयर को डैमेज नहीं होता है, नतीजा एक पेनफुल कंडीशन नहीं बनता। तो ये थे वो टॉपिक्स जिसको हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके थे। और इसके आगे ये था सिंपल वैरायटी, है ना, जिस सिंपल को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर समाप्त कर लिया। ये सिंपल इपिथेलियल
टिश्यू। और आज की शुरुआत हम लोग कहां से करेंगे? आज की शुरुआत हम लोग करेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू से। इको आ रहा है क्या सर? आपका बहुत भी बोल रहा है पीछे से, वो चैट्स तो चेक कीजिए। वॉइस इज नॉट क्लियर, फिर से बार बार बोल रहा है। देखिए तो, जस्ट वेट, साउंड ठीक हो जाता है। इको आ रहा है ना? जस्ट वेट, ठीक हो जा रहा है। अब लाइव लिखना दिखाना बंद कर दिया, कितने लोग ऑनलाइन हैं उस पे। अच्छा, इधर नहीं दिख रहा है। अच्छा, इसलिए इस पे पता नहीं चल रहा है। अभी 100 के आसपास है, इसमें कम होगा, 50 था। बोल रहा है सर आपकी माइक बेकार है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आपने नई लिंक क्लिक की होगी और फिर से क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। फिर से कुछ आपका छूट गया इको की वजह से। छूट नहीं गया, रिकैप हम लोग कर रहे थे यहाँ पे, उसे वापस तेजी से मैं रिकैप करता हूँ और फिर अगला सिलेबस यहाँ से ही आगे बढ़ेगा कंपाउंड से, क्योंकि सिंपल एपिथेलियल टिश्यू लास्ट क्लास में से हम लोग फिनिश कर चुके थे। आपको हमने यही बताने की कोशिश की है कि हम लोग को मुख्यतः 4 तरीके के टिश्यू पढ़ने हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। और सबसे पहला टिश्यू हमने पिक किया था, नाम था उसका एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन एपिथेलियल टिश्यू की कई सारे प्रॉपर्टीज थे, मुझे नहीं लगता कि याद दिलाने की जरूरत है। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं चैट में या कभी भी। और इस एपिथेलियल टिश्यू की कई सारी प्रॉपर्टीज थी जिससे हम लोग की पहचान होती थी कि आखिर किसी भी टिश्यू को एपिथेलियल टिश्यू क्यों कहना चाहिए। लेकिन बाद में हमने क्या किया, एपिथेलियल टिश्यू को 2 तरीके से डिवाइड किया। पहला, अगर सिंगल लेयर में सेल्स अरेंज रहते हैं तो हम लोग कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। और अगर एक के ऊपर एक कई सारे लेयर्स में अगर सेल्स अरेंज रहते हैं तो हम लोग नाम देते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ओब्वियसली कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू से ही आज की सिलेबस शुरुआत होगी, लेकिन थोड़ी देर के लिए हम लोग रिकैप कर रहे थे। अगर सिंगल लेयर में सेल्स हैं तो फिर 3 स्थिति यहाँ पर थी। अगर सिंगल लेयर में सेल्स हैं, अगर बिल्कुल फ्लैट हैं, फ्लैट सेल्स हैं तो उसको नाम देते हैं स्क्वामस। अगर क्यूब लाइक दिखते थे तो नाम देते थे उसे सिंपल क्यूबॉइडल। और अगर कॉलमनर, दैट मीन्स लंबाई ज्यादा थी चौड़ाई कम थी, हम लोग कहते थे सिंपल कॉलमनर। सिंपल स्क्वामस, इसमें कोई फर्दर वैरायटी अवेलेबल नहीं था। लेकिन जो सिंपल कीबॉर्डल थे इसके 4 वैरायटी थे। सिलेटेड कीबॉर्डल, मतलब इसके ऊपर सिलिया होते थे। फिर ब्रश बॉर्डर कीबॉर्डल, ऊपर की सरफेस इरेगुलर होती थी जिससे कि सरफेस एरिया बढ़ सके। उसके बाद हम लोग अगले पर आए थे पिगमेंटेड कीबॉर्डल, जिसमें इसके साइटोप्लाज्म में कुछ पिगमेंट्स थे, कलरेशन वगैरह चले आते थे। और चौथे का नाम हम लोगों ने रखा था जर्मिनल कीबॉर्डल, जो कि टेस्टिस और ओवरी के अंदर गैमिट्स को बनाने का काम किया करते थे। तो ये था पोर्शन यहाँ पर सिंपल कीबॉर्डल के 4 वैरायटी। उसी तरीके से सिंपल कॉलमनर में भी 4 वैरायटी हम लोगों ने देखा था। सबसे ऊपर कॉलमनर में सिलिया की वजह से उसे सिलेटेड कॉलमनर हमने नाम दिया था। फिर ऊपर की सरफेस इरेगुलर यहाँ भी थी, सेम टू सेम उसी तरीके जैसे कि क्यूब लाइक में थे, इसका भी नाम हमने रखा था यहाँ पर ब्रश बॉर्डर्ड कॉलमनर। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ खास कॉलमनर सेल्स के बीच में कुछ काफी लंबे लंबे स्पिंडल शेप्ड स्पेशल तरीके के सेल्स भी अवेलेबल थे, जो कि सेंस को कैच करके आगे की तरफ फॉरवर्ड करते थे। उसका नाम हमने रखा होगा सेंसरी कॉलमनर। और लास्ट वैरायटी पर हम लोग आए थे कॉलमनर वैरायटी में, इसका नाम हमने रखा था स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो प्लस स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मींस होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है 5 से ज्यादा लेयर। मतलब वाकई सेल्स 5 से ज्यादा लेयर दिखाने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन वाकई सेल्स कितने लेयर में अरेंज है? एक ही लेयर में अरेंज है। ऐसा कैसे पहचाना जाता है? वो इसलिए पहचाना जाता है क्योंकि इसमें कुछ सेल्स थे टॉल,
कुछ सेल्स थे काफी स्मॉल, यानी जो छोटे साइज के सेल्स थे उसे लंबे वाले सेल ऊपर से घेर कर रखते थे, उसके ऊपर और लंबे सेल थे, उसके ऊपर और कई लंबे सेल्स थे, यानी अगर एक नजर से कोई देख के तेजी से निकल जाए तो उसे ऐसा महसूस जरूर होगा जैसे कि 4 या 5 या उससे भी ज्यादा लेयर का है, लेकिन वाकई सभी सेल्स का संपर्क बेसमेंट मेम्ब्रेन से होता था। इस तरीके की टिश्यू स्यूडो स्ट्रेटिफाइड जो लास्ट वैरायटी लास्ट क्लास में इसको कंप्लीट किया था, इसके होने से दो तरफा फायदा मिलता है। पहला 100% इंजरी नहीं होती, क्योंकि अगर इंजरी होगी भी तो सबसे ऊंचे जो सेल्स होते थे सिर्फ वही डैमेज होते थे, छोटे वाले सेल्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। और दूसरा सबसे ऊपर वाले लंबे वाले सेल्स में सीलिया होने की वजह से ये भी किसी भी खास सब्सटेंस को बढ़ाने में मदद करता था। दो जगह पर इसकी लोकेशन हमने आपको बताई थी, एक था ट्रैकिया, एक है प्राइमरी ब्रोंकाई, और दोनों ही हवा के रास्ते हैं, और जहां पर इस तरीके की टिश्यू रहने से हमें काफी बेनिफिट मिलती है, क्योंकि फ्रिक्शन ऑफ एयर होने की वजह से अगर बिल्कुल सामान्य तरीके से इस तरीके के सेल्स रहते तो बिल्कुल डैमेज हो जाते और काफी पेनफुल कंडीशन होता। तो ये एक फ्रेश एक रिकैप आप कह सकते हैं, लास्ट क्लास जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है उसका एक फ्रेश एक रिकैप था। लेकिन आज हम लोग को सिंगल लेयर वाले सेल्स जो एपिथेलियल टिश्यू है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है, उसके आगे बढ़ना होगा, और अब हम लोग मल्टीपल लेयर्स की तरफ आगे बढ़ेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान से सुनना है, काफी आसान सा है, जैसा नाम है वैसा ही स्ट्रक्चर है, वैसा ही उसका एग्जाम्पल भी है, बहुत ही आसान सा प्रोसेस है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू से। बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। फिर से आपको थोड़ा सा रिकैप यहाँ पे करते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या? अगर एक से ज्यादा लेयर्स में सेल्स अगर अरेंज हैं, एक के ऊपर एक अगर कई सारे लेयर्स देखने को मिलते हैं तो इसे हम नाम देते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि कई सारे लेयर्स में सेल्स अरेंज है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, तो कोई भी पूछ सकता है कि भाई कितने लेयर्स हैं। अगर कहा जाता है कि 5 से ज्यादा लेयर्स में अगर सेल्स अरेंज हैं तो इसे हम नाम देते हैं स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड, सी फॉर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। और अगर 5 से कम लेयर्स में अगर सेल्स अरेंज हैं तो इसे हम नाम देते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, इसका एक और नाम होता है, स्पेशल नाम है, दिस इज कॉल्ड यूरोथेलियम। इसे यूरोथेलियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी थोड़ी देर में दिखेगा। तो ध्यान दीजिए, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू दो तरीके से, अगर लिख भी देता हूं मैं, मोर देन 5 लेयर्स, इफ मोर देन 5 लेयर्स तब इसका नाम होने वाला है स्ट्रेटिफाइड, और लेस देन 5 लेयर्स तो इसका नाम पड़ने वाला है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एक काफी स्पेशल तरीके का एपिथेलियल टिश्यू होगा, क्योंकि शुरुआत में भी हमने आपको एक खास पॉइंट आपको याद दिलाया था कि सारे एपिथेलियल टिश्यू की सबसे मुख्य पहचान में से एक ये भी थी कि उसके नीचे की तरफ एक नॉन लिविंग मेम्ब्रेन हुआ करता है जिसका नाम होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन इकलौता ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, जिसे हम लोग यहाँ पे यूरोथेलियम भी नाम दे रहे हैं, इकलौता यही टिश्यू होगा जिसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक्सेप्शनल केस है, इसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होगा। लेकिन एक काम करते हैं, पहले तो हम लोग का स्ट्रेटिफाइड समाप्त करना चाहिए, क्योंकि इसके पास 5 से ज्यादा लेयर्स हैं। तो चलिए 5 से ज्यादा लेयर्स हैं स्ट्रेटिफाइड। अब हम लोग देखते हैं इसको हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। पहले तो नाम लिखना होगा। 5 से ज्यादा लेयर्स हैं, लेकिन इसकी वैरायटी भी कितने हैं? इसकी टोटल 5 वैरायटी अवेलेबल है। ऑलरेडी जो पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया उसमें सभी के नाम लिखे हुए हैं, लेकिन बावजूद मैं यहाँ पर 5 के नाम फिर से लिखता हूँ। सिर्फ सबसे पहला जो एग्जाम्पल होगा, सबसे पहला जो नाम होगा, इसी को अच्छे से आपको समझने या सुनने की आवश्यकता है। अगर आपने इसे समझ लिया, इसे समझने की कोशिश की, तो बाकी जो नाम है बहुत आसानी से 1-1 मिनट के अंदर उसे हम लोग समाप्त कर सकते हैं। नाम काफी लंबे लंबे होंगे, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि नाम में ही क्लू छुपा हुआ है, ये टिश्यू आखिर दिखने कैसा वाला है, कैसा दिखेगा, तो नाम में ही क्लू छुपा हुआ है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब है मोर देन 5 लेयर्स। इसमें सबसे पहले वैरायटी के नाम लिख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड, सबसे पहले वैरायटी के नाम लिख रहे हैं स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड और कॉर्निफाइड, केराटिनाइज्ड ऑब्लिक कॉर्निफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए नाम काफी लंबा आपको हो गया, पहले इसे हम लोग समझ लेंगे, बाकी सभी नाम एक साथ नहीं लिखेंगे, पहले इसे समझ लेंगे, फिर दूसरा नाम लिखेंगे समझेंगे, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा इसी तरीके से समझ लेंगे। लेकिन सबसे पहले कोई समझना थोड़ा अच्छे से है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। नाम है स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड कॉर्निफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या करते हैं, 5 से ज्यादा लेयर्स में तो मुझे टिश्यू बनाना ही है। पहले तो एक बेस बना लेते हैं, है ना। नीचे की तरफ मुझे एक बेस बनाना होगा, इस बेस का नाम क्या रखेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन।
सर इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इस तरीके के लंबे लंबे सेल्स, मुझे अच्छे से पता, आपको इसका नाम जानकारी है, इसे हम लोग नाम दिया करते थे कॉलमनर। और कॉलमनर की पहचान कैसी होती है, सभी के अंदर न्यूक्लियस होते हैं जो कि लॉन्गिट्यूडनली ओवल इस तरीके से दिखा करते हैं और नियर द बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं। चलिए, यानी नीचे की तरफ बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमें एक खास तरीके के कॉलमनर सेल्स की लेयर नजर आ रही है। इस लेयर का नाम लिखेंगे, लेवलिंग बाद में करेंगे, पहले मैं नाम यहाँ पे बताता हूँ। इस लेयर जो आपको नजर आ रही है ना, चलिए लेवलिंग भी कर ही देता हूँ, दिक्कत नहीं हो आपको। इस लेयर का नाम रखेंगे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, या इसी को स्ट्रैटम मालपिगी भी कहेंगे। पहले नाम लिखते हैं इसका, इसका नाम होगा स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम, या इसी को हम लोग नाम देंगे स्ट्रैटम मालपिगी। आखिर ऐसा क्यों? तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जिस खास तरीके के कॉलमनर सेल्स की लेयर हमने बताया, इसका दो नाम रखा, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रैटम मालपिगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इस लेयर के बारे में जानकारी किसने दी? स्ट्रैटम। पहले तो स्ट्रैटम का मतलब, स्ट्रैटम का मतलब ही होता है लेयर, यानी कि किसी लेयर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसका नाम है स्ट्रैटम मालपिगी। मालपिगी ही क्यों? क्योंकि मार्सेलो मालपिगी नाम के साइंटिस्ट ने इसके बारे में बेहतरीन तरीके से लोगों को बताया, जानकारी दी, इसलिए इस लेयर का नाम उनके सम्मान में रख दिया गया स्ट्रैटम मालपिगी। लेकिन इसका एक और नाम रख रहे हैं स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम। ऐसा क्यों? क्योंकि जिंदगी भर ये जो सेल की लेयर आपको नजर आ रही है, ये डिवाइड करने की क्षमता रखती है, जिंदगी भर डिवाइड करेगा, जर्मिनेट करेगा, जनरेट करेगा, क्योंकि जिंदगी भर जर्मिनेट करेगा, इसलिए इसका एक और नाम वहां पर पड़ रहा है स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी से हम लोग कह रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इसी स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम मालपिगी से। जैसे चलिए इसको समझने से पहले एक खास पॉइंट और आपको समझा दें। मान लेते हैं कि एक सेल मेरे पास है, कोई भी एक सेल है, मान लेते हैं एक सेल है मेरे पास, और ये सेल माइटोसिस नाम का डिवीजन करने वाला। ऑब्वियसली माइटोसिस करेगा तो एक सेल से टोटल कितने सेल्स बनते हैं? 2 सेल्स बनते हैं। एक सेल से 2 सेल बनते हैं का मतलब क्या है? टोटल सेल की बढ़ोतरी कितनी होती है? एक ही। जैसे सपोज कीजिए ये एक सेल दिख रहा है, तो पहले इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो एक की जगह तो 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, और फिर बाद में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, नतीजा आपको टोटल 2 सेल्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। यानी पहले तो एक सेल पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब एक सेल में, उस एक सिंगल सेल में माइटोसिस होने की वजह से अब टोटल कितने सेल्स दिखेंगे? तो टोटल 2 दिखेंगे। तो बढ़ोतरी कितने सेल की? बढ़ोतरी तो एक ही सेल की हुई, क्योंकि यहां पर एक सेल तो पहले से ही था। तो मेरे ख्याल से आप इसी को समझते हैं। मान लेते हैं तो इस तरीके से किसी एक सिंगल सेल में माइटोसिस हुआ होगा, जहां पर एक सेल की जगह पर अब 2 सेल नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसी अवस्था में क्या हम लोग ये बताने में सक्षम हैं कि कौन सा सेल पुराना है या कौन सा सेल नया है? जवाब है नहीं। यहां पर दोनों ही सेल्स नए कहे जाएंगे, यहां पर किसी भी सेल को पुराना या किसी भी सेल को नया कहना संभव नहीं है। जनरली ऐसा ही होता है माइटोसिस में, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, एक्सेप्शनल है। यानी जब ये सारे सेल्स जब डिवाइड करेंगे, पहले भी हमने कहा ये सारे सेल्स क्या हैं? जर्मिनेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, और ये सारे सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो यहां पर लोग बता पाएंगे कि कौन सा सेल पुराना है और कौन सा सेल नया है। चलिए देखते हैं कैसे। सपोज कीजिए किसी एक सेल को हम लोग यहां पे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले अलग से मैं बना लेता हूं। मान लेते हैं कि यही एक सेल है जो डिवाइड करने वाला है। तो पहले तो इस एक सेल के अंदर क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस। आप भी जानते हैं पहले क्या होता है, न्यूक्लियस के डिवीजन होता है, तो 1 से 2 न्यूक्लियस बनते हैं। यानी जहां पर एक न्यूक्लियस दिख रहे थे, अब इस एक न्यूक्लियस की जगह टोटल कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे? 2 न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस इधर चला आया, एक न्यूक्लियस इधर चला आया। बाद में किसका डिवीजन होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो चलिए बाद में क्या करते हैं हम लोग? सिंपल साइटोप्लाज्म के सेल का डिवीजन कर देते हैं। तो देखिए जहां पर पहले एक सेल यहां पर नजर आ रहा था, इसी को मैंने यहां पर अलग से बड़ा बनाया है। जहां पर पहले एक सेल नजर आ रहा था, वहां पर अब टोटल कितने सेल नजर आ रहे हैं? 2। क्या अब हम लोग यहां पर बताने में सक्षम है कि कौन सा सेल नया है, कौन सा सेल पुराना है? बिल्कुल आसानी से। जो सेल आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है ये पुराना सेल है, और जो सेल आपको नीचे की तरफ नजर आ रहा है ये नया सेल है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रूल कहता है कि स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम मालपिगी सेल की वो लेयर है जिसमें जिंदगी भर डिवाइड करने की क्षमता रहती है, और जिंदगी भर तभी डिवाइड करेगा जब नए सेल्स को ऑलवेज नीचे रखा जाए। लेकिन एक रूल और कहता है, अगला रूल ये कहता है कि जो स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या मालपिगी है, इसमें जो सेल्स हैं उसे कैसा दिखना चाहिए? इसमें सेल्स को तो कॉलमनर दिखना चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि क्या ये सेल्स कॉलमनर नजर आ रहे हैं नीचे वाला? नहीं। तो अब ये नीचे वाला सेल कॉलमनर सेल्स बनने की कोशिश करेगा। पहले भी हमने कहा था इपिथेलियल टिश्यू के सेल्स को न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? उसके नीचे जो कनेक्टिव टिश्यू अवेलेबल है, यहां से न्यूट्रिशन से मिलता है बाय मींस ऑफ ब्लड सप्लाई। अब जरा सोचिए, इस नीचे वाले सेल ने क्या किया? क्योंकि रूल कह रहा है कि नीचे वाला नया सेल है और इसको दिखना कैसे? डिवीजन के बाद अभी कॉलमनर नहीं दिख रहा, और इसे दिखना कैसे चाहिए था? कॉलमनर। तो ये नीचे वाला सेल क्या करेगा? नीचे के कनेक्टिव टिश्यू मटेरियल से क्या करेगा? न्यूट्रिशन हासिल करेगा, और न्यूट्रिशन हासिल करने की वजह से धीरे धीरे अपनी लंबाई को बढ़ाएगा। इमेजिन कीजिए अब सिंगल सेल जब अपनी लंबाई को बढ़ाएगा तो अब पूरा का पूरा दिखने लगेगा।
नीचे वाला सेल अगर लंबाई को बढ़ाएगा तो ये अपनी लंबाई को बढ़ाने की वजह से वापस इस तरीके से कोलोनर शेप को हासिल कर लेगा। लेकिन जो ऊपर का सेल है क्या होगा, ये थोड़ा सा और ऊपर की तरफ ढकेल दिया जाएगा और ये रहा उसका भी न्यूक्लियस रहा। फिर से सेम घटना रिपीट होगी, नीचे का सेल अभी भी कोलोनर दिख रहा है, फिर से इस लेयर का नाम क्या है, स्ट्रैटम जर्मेटिवम, स्ट्रैटम मालपीगी, नतीजा फिर से डिवाइड करेगा और इस तरीके से बार बार क्या होगा कि नीचे से नए सेल जुड़ते चले जाएंगे, नीचे से ऑलवेज नए सेल आते जाएंगे, लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे, ऑलवेज नए सेल आएंगे, लंबाई बढ़ाते चले जाएंगे और जो ऊपर के सेल से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ ढकेलते चले जाएंगे। ये प्रोसेसिंग यहाँ पर ऑलवेज चल रही है, कॉन्टिन्यूअसली इस प्रोसेसिंग को हम लोग यहाँ पर होते हुए देख रहे हैं। अब इसी थ्योरी को यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल सेल की जो लेयर आपको यहाँ पर नजर आ रही है, सेल के लेयर का नाम क्या रख रहे हैं हम लोग, स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम मालपीगी। और इसने क्या किया, डिवाइड करना शुरू किया और डिवाइड करने के बाद जो पुराने सेल्स हैं ऊपर उसे ढकेलना शुरू हुआ और धीरे धीरे देखिए पुराने सेल्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जब पुराने सेल्स जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या वाकई उसको उसी अनुपात में न्यूट्रिशन मिलेगा जिस अनुपात में सबसे नीचे के सेल को न्यूट्रिशन मिलता है? जवाब है नहीं, उसे कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी होगी और कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से ये सेल अपनी लंबाई को बहुत ज्यादा बढ़ाने में सफल नहीं होगा और धीरे धीरे देखिए इसकी लंबाई कमने लगी। बार बार यही हो रहा है, नीचे से नए सेल्स, नीचे वाले जो सेल के लेयर है डिवाइड करते जा रहे हैं, नए सेल्स आते चले जा रहे हैं और पुराने सेल ऊपर ढकेल दिए जा रहे हैं, पुराने सेल ऊपर ढकेल दिए जा रहे हैं। ये प्रोसेसिंग चलते रह रही है और नतीजा पुराने सेल्स ऊपर जैसे जैसे जाएंगे धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या हो गई और कम, धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या हो गई और कम, और काफी ज्यादा कम होने की वजह से सबसे ऊपर के जो सेल्स हैं वो फिलहाल इस तरीके के नजर आने लगे। अब देखिए कंप्लीट इमेज हमने बना लिया स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड कॉर्निफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कुछ प्रोसेसिंग और करना बाकी है। जरा देखिए तो नीचे के सबसे नीचे के सेल्स कैसे दिख रहे थे, कॉलमनर। बीच के सेल्स कैसे दिख रहे हैं हम लोग को, धीरे धीरे कॉलमनर की जगह धीरे धीरे कैसे दिखने लगे, क्यूबॉइडल। और सबसे ऊपर के सेल्स बिल्कुल कैसे दिखने लगे, स्क्वामस। यानी कुछ नहीं, कई सारे मॉडिफिकेशन इसमें हो रहे हैं। साथ साथ एक चेंज और इसके अंदर हो रहा था। पहले भी हमने कहा कि जैसे जैसे पुराने सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे पुराने सेल्स ऊपर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, उससे न्यूट्रिशन की कमी हो रही है और न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से इनके अंदर के जो लिविंग साइटोप्लाज्म है, इनके ऊपर वाले जो बीच वाले जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इनके बीच वाले जो सेल्स के साइटोप्लाज्म में जो साइटोप्लाज्म फिलहाल नजर आ रहे हैं, ये लिविंग की जगह क्या होंगे, धीरे धीरे डेड होने लगेंगे, धीरे धीरे उसकी क्या होगी, मौत होने लगेगी और इसके अंदर कुछ खास तरीके के प्रोटीन्स आने लगेंगे। उसी प्रोटीन का नाम होता है कीराटिन या हॉर्न। तो इस सेल्स के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे आएगा। यानी कि धीरे धीरे देखिए जैसे जैसे पुराने सेल्स ऊपर की तरफ ढकेलते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे उसके अंदर एक काफी मजबूत, काफी हार्ड, जिसके ऊपर पानी का भी कोई असर नहीं पड़ता, काफी हार्ड स्क्लेरोप्रोटीन भी इसको कहा जाता है। स्क्लेरो मींस काफी पत्थर का सामान, हार्ड को स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। एक खास प्रोटीन इसके अंदर अपीयर होने लगा जिसके ऊपर पानी का भी असर नहीं पड़ता और इस खास तरीके के प्रोटीन का नाम क्या रखने वाले हैं, इसे कीराटिन या हॉर्न नाम देंगे। और नतीजा धीरे धीरे इनके साइटोप्लाज्म में क्या होगा, कीराटिन या हॉर्न नाम के प्रोटीन की मात्रा धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ते चले गई। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था भी आएगी कि सबसे ऊपर के जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, सबसे ऊपर के जो आपको स्क्वामस तरीके के जो सेल्स नजर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ केराटिन और या हॉर्न नाम का प्रोटीन ही भरा रहेगा और साइटोप्लाज्म जो लिविंग साइटोप्लाज्म था वो पूरी तरीके से गायब हो जाएगा और नतीजा इन सेल्स की मौत हो गई और ये सेल्स मारे गए। यानी देखिए ओवरऑल देखा जाए तो तीन तरीके के कंडीशंस देखने को मिल रहे हैं। सबसे नीचे वाले सेल की लेयर को जिसको स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम मालपीगी जिसको हमने कहा था, इसमें सारे सेल्स एलाइड थे, साइटोप्लाज्मिक था और हमेशा डिवाइड करने की क्षमता रखते थे, डिवाइड करते थे, पुराने सेल्स के ऊपर की तरफ ढकेलते चले जा रहे थे और पुराने सेल्स जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे उसके अंदर दो घटना घट रही थी। पहला, उसकी लंबाई कमते चले जा रही थी क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था और दूसरा, उसके साइटोप्लाज्म भी रिप्लेस होते चले जा रहे थे, उसके अंदर एक कीराटिन या हॉर्न नाम का प्रोटीन आ रहा था और सबसे ऊपर के सेल तो बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, बिल्कुल फ्लैट हो चुके हैं, उसके साइटोप्लाज्म बिल्कुल गायब हो गई है और उसकी मौत हो चुकी है। इसी लेयर का, इसी तरीके के टिश्यू का नाम अब हम लोग रखने वाले हैं, ये जो नाम यहां लिखा हुआ। चलिए इस नाम की उपयोगिता को देखते हैं, ऐसा क्यों। स्ट्रैटिफाइड क्यों, क्योंकि 5 से ज्यादा लेयर्स में दिख रहे हैं इसलिए से स्ट्रैटिफाइड कहेंगे। दूसरा, कीराटिनाइज्ड या कॉर्निफाइड क्यों, क्योंकि इसके अंदर कीराटिन या कॉर्न या हॉर्न इसके अंदर कीराटिन या कॉर्न या हॉर्न नाम का प्रोटीन जनरेट हो रहा है, इसलिए इसका नाम कीराटिनाइज्ड भी है या कॉर्निफाइड भी है। और स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू क्यों, स्क्वामस इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर के सेल पर नजर डालिए, सबसे ऊपर के सेल कैसे दिख रहे हैं, स्क्वामस। और हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मतलब मल्टीपल लेयर वाला टिश्यू जरूर पढ़ ही रहे हैं, तो नामकरण के पीछे बहुत आसान सी वजह है। 5 से ज्यादा लेयर है तो स्ट्रैटिफाइड, कीराटिन या कॉर्न नाम का प्रोटीन है इसलिए कीराटिनाइज्ड या कॉर्निफाइड, सबसे ऊपर के सेल स्क्वामस इसलिए स्क्वामस, और मल्टीपल लेयर वाले को हम लोग कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कहा करते हैं। और इस तरीके से इस टिश्यू की फॉर्मेशन हो गई। चलिए ठीक है, सीधे एग्जांपल पर आते हैं, चाहे कुछ लेवलिंग इसमें और कर देते हैं। बीच में ये जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, बीच में जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, इतने दूर के सेल्स को हम लोग एक खास नाम देंगे, इसका नाम रखते हैं हम लोग
ट्रांजिशनल जोन, इसका नाम रखते हैं हम लोग ट्रांजिशनल जोन। और सबसे ऊपर की जो सेल की लेयर नजर आ रही है, इसका सेल की लेयर का नाम रखेंगे स्ट्रैटम कॉर्नियम। स्ट्रैटम कॉर्नियम। तो सबसे नीचे की सेल के लेयर का नाम हमने रखा था स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या स्ट्रैटम माल्पिगी। बीच के सेल के लेयर को हम लोग एक साथ कह रहे हैं ट्रांजिशनल जोन। आखिर बीच के सेल के लेयर को, नीचे वाले लेयर को हमने स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम या माल्पिगी क्यों कहा, बता दिया। सबसे ऊपर की सेल के लेयर को स्ट्रैटम कॉर्नियम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर केराटिन या कॉर्नियम नाम के प्रोटीन भरने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है, इसलिए उसको हम लोग स्ट्रैटम कॉर्नियम कह रहे हैं। लेकिन बीच के सेल की इस लेयर को हम लोग ट्रांजिशनल जोन क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे बहुत आसानी से वजह है। ट्रांजिशनल जोन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, कुछ धीरे धीरे होने वाला बदलाव, जो एक नजर से देखा जाए तो आपको बदलाव नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप पूरे सीक्वेंस को अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त बदलाव हुआ होगा। यानी कि बीच के इतने दूर के हिस्से को अगर आप देखें तो इतने दूर के हिस्से में दो तरीके के मुख्यतः बदलाव हो रहे हैं। ऑल ऑफ सडन नहीं हो रहे, धीरे धीरे ही हो रहे हैं, लेकिन दो तरह के बदलाव हो रहे हैं। पहला, सेल की लंबाई कमते चले जा रही है, और दूसरा, उसके अंदर केराटिन या कॉर्नियम प्रोटीन या हॉर्न नाम के प्रोटीन बनने की वजह से उसकी मौत होती चली जा रही है। और इसी वजह से बीच के इस हिस्से का नाम हमने रखा था ट्रांजिशनल जोन। और सबसे ऊपर के सेल्स की डेथ हो चुकी है। चलिए, तो इसी वैरायटी का नाम था स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड कॉर्निफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब आते हैं एग्जांपल पर। अब जरा सोचिए, सबसे ऊपर के सेल की डेथ हो चुकी है तो कहां पर पाए जाएंगे हम? जैसे जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमंस हो या दूसरे भी एनिमल्स हो, हम लोग के शरीर में कई सारे डेड सेल्स पाए जाते हैं, या डेड लेयर्स या डेड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो सारे इसी टिश्यू से बने हैं। सपोज कीजिए, अपने शरीर में अगर हम लोग खोजे तो क्या क्या दिख रहा है? नेल्स, नाखून हम लोग को नजर आते हैं, वो इसी टिश्यू से बने हुए हैं। हेयर्स हम लोग को नजर आ रहे हैं, वो हेयर्स भी इसी टिश्यू के बने हैं। पक्षियों में अगर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो उनके जो पंख होते हैं, फीदर्स, वो भी इसी टिश्यू से बने हैं। उनके जो पंजे होते हैं, जिसे हम लोग क्लॉज कहते हैं, वो भी इसी टिश्यू से बने हैं। दूसरे जानवर में देखने को मिलेंगे, बहुत सारे जानवरों के पास सिंग होते हैं, दैट मींस हॉर्न, वो भी इसी टिश्यू से बने हैं। उनके पैर के जो खुर होते हैं, जिसकी मदद से वो चलते हैं, खुर, जो पैर के खुर होते हैं, जिसे हम लोग हूफ कहते हैं, वो हूफ भी इसी टिश्यू के यहाँ पर बने होते हैं। मछलियों की बात की जाएगी तो उनके पास स्केल्स होते हैं, वो भी इसी टिश्यू के बने होते हैं। यानी कि आप जितने भी एग्जांपल्स दूसरे एनिमल्स में, जैसे हम लोग से शुरुआत करते हैं, हम लोग कहां तक आए? नेल, हेयर। पक्षियों में चला जाए तो हम लोग देख सकते हैं फिदर्स हैं, क्लॉज हैं। मछलियों में चला जाए तो स्केल्स हैं। देखा जाए अगर जानवरों में देखा जाए तो हॉर्न, मतलब उनके सिंग हैं, उनके पैर का खुर है, हूफ है। ये सभी के सभी डेड हैं और सभी के सभी इसी खास तरीके के टिश्यू के बने हुए हैं। ये रहा एग्जाम्पल। सबसे पहला वेराइटी स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड या कॉर्निफाइड स्क्वामस कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। अब चलिए दूसरे वैरायटी के नाम लिखते हैं, बहुत आसानी से हम लोग इसको भी ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड वैरायटी पे आते हैं, स्ट्रैटिफाइड। ये तो पहला वैरायटी का नाम था। दूसरे वैरायटी में करना क्या है? सिर्फ नॉन केराटिनाइज्ड कर देना है और नॉन कॉर्निफाइड कर देना है। सब कुछ सेम रहा, लेकिन अब इसका नाम पड़ गया स्ट्रैटिफाइड। 5 वैरायटी देखना है हम लोग को। सेकंड वैरायटी का नाम हो गया, सिर्फ केराटिनाइज्ड की जगह हो जाएगा नॉन केराटिनाइज्ड, या कॉर्निफाइड की जगह हो जाएगा नॉन कॉर्निफाइड। सारे नाम हम लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। बहुत ही आसान सा सीक्वेंस है, सब कुछ ऐसा ही, सब कुछ सारी घटना ऐसी ही चल रही है। इनके पास भी सारी घटना ऐसी ही चल रही है, बस एक ही डिफरेंस है कि इनके अंदर जो केराटिन या हॉर्न या कॉर्नियम नाम का जो प्रोटीन बन रहा था, इसकी वजह से सबसे ऊपर के सेल की मौत हो गई थी, ये घटना नहीं घटेगी। बाकी सारे के सारे जो सेल्स जिस तरीके से नजर आ रहे हैं वो इसी तरीके से नजर आया करेंगे। तो चलिए, इसकी जगह अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे? सब कुछ ऐसा ही रखते हैं, बस इसके अंदर के केराटिन प्रोटीन को हम लोग को गायब कर देना है। तो केराटिन प्रोटीन को गायब करेंगे तो सेम इमेज अब कुछ इस तरीके से दिखने लगा। सब कुछ वैसा ही रखना है हम लोग को। सबसे नीचे के सेल्स की लेयर का नाम अभी भी सेम है, स्ट्रैटम जर्मेटिवम या माल्पिगी। ऊपर के सेल्स अभी भी ट्रांजिशनल जोन ही कहे जाएंगे। धीरे धीरे उसकी लंबाई क्या हो रही है? कम हो रही है। धीरे धीरे वो क्यूब लाइक होते चले जा रहे हैं। और सबसे ऊपर की तरफ अगर हम लोग पहुंच जाएंगे, सबसे ऊपर के सेल्स क्या हो जाएंगे? बिल्कुल फ्लैट हो जाएंगे, यानी स्क्वामस दिखने लगेंगे। और देखिए, नाम इसका बदल गया। सब कुछ वैसा ही है, नीचे के कॉलमनर हैं, बीच वाले कीवाड़ल हैं, सबसे ऊपर के स्क्वामस हैं, लेकिन इसके अंदर केराटिन या कॉर्नियम नाम के प्रोटीन नहीं बनने की वजह से इस सेल की मौत नहीं हुई है। और देखिए, नाम इसका पड़ गया स्ट्रैटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड या नॉन कॉर्निफाइड। एग्जाम्पल्स ऑलवेज दिमाग में रखना होगा कि कहां से इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने आपको लिख कर शायद प्रोवाइड किए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल्स बताता हूं। याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है। जैसे नॉन केराटिनाइज्ड या नॉन कॉर्निफाइड पूछ रहा है, सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत आसान सा। जनरली लोगों को लगता है, आपने सुना होगा, आंखों में सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है कंजंक्टिवा, और कंजंक्टिवा के अंदर जो लेयर होती है उसका नाम होता है कॉर्निया। देखिए, कॉर्निया नाम कहां से आया? कॉर्निया नाम यहीं से आया है, कॉर्निया। तो आंखों की जो कॉर्निया है यहीं से बन रही है। तो पहला इसका एग्जांपल क्या हो रहा है? कॉर्निया।
ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, फिर भी मैं बता देता हूं, कॉर्निया ऑफ आई। अब एक आप काम कर सकते हैं, बकल कैविटी, बकल कैविटी से शुरुआत करके तब तक आगे बढ़ते हैं जब तक इसोफेगस ना आ जाए। ये सारे टिश्यू इसी से बने हुए हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल हो सकता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी के बाद माउथ में क्या मिलेगा? टंग। हाँ, टंग भी इसी से बना हुआ है। टंग के पीछे क्या मिलेगा? गला। दैट मीन्स इसको अंदर से कहते हैं हम लोग फेरिंग्स, इसको हम लोग फेरिंग्स कह सकते हैं। फेरिंग्स के आगे की तरफ बढ़ेगा तो नीचे की तरफ क्या मिलेगा? इसोफेगस। दैट मीन्स भोजन को अंदर निगलने के रास्ते को हम लोग कहते हैं इसोफेगस। इसोफेगस भी इसी रास्ते में मिलेगा, इसोफेगस। ये सारे इसी के मिलेंगे। और फीमेल में वजाइना। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, यानी आंखों से शुरुआत करेंगे तो कॉर्निया, माउथ से शुरू करेंगे बकल कैविटी है, टंग है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, फीमेल वजाइना। ये सारे के सारे इसी तरीके के टिश्यू से बने हुए हैं। आखिर क्या फायदा होता है? क्यों इन स्थानों को, जो भी स्थान, जो भी एग्जांपल यहां पर दिख रहे हैं, क्यों इन स्थानों को के पास इस तरीके का ही टिश्यू पाया जाता है? कोई तो खास वजह होती होगी। अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे वो स्थान हैं जो कि फ्रिक्शन के शिकार होते हैं, जो कि ऑलवेज फ्रिक्शन के शिकार होते हैं। और अगर फ्रिक्शन होता होगा तो मैक्सिमम क्या होता होगा? मैक्सिमम सबसे ऊपर के जो सेल्स हैं यही डैमेज होते होंगे, और फिर से नए सेल्स नीचे से डिवाइड करते होंगे, और फिर से नए सेल्स आते होंगे, और ऊपर के सेल फिर फ्लैट होकर चले जाते होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टिश्यू जो कि फ्रिक्शन का शिकार होता है। वैसे भी हमेशा ध्यान रखिए कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू मल्टीपल लेयर्स के होते हैं, और मल्टीपल लेयर्स के होने की वजह से सबसे बड़ी बात क्या होती है? ये प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन नहीं कर सकते। और प्रोटेक्शन ही तो चाहिए था, क्योंकि जिंदगी भर देखिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडा भोजन खाते हैं या गर्म भोजन खाते हैं। अब एक सिंगल लेयर के अगर टिश्यू यहां से यहां तक अगर अरेंज रहते सिंगल लेयर, तो क्या होता? ठंडा या गर्म भोजन की वजह से वो छिल जाता। अब जिंदगी भर हम लोग गला को पकड़ के बैठे रहते, जब रिपेयरिंग होगा तभी खाएंगे, ऐसा तो हो नहीं रहा। कॉन्टिन्यूसली हम लोग खाते ही रहते, कोई डैमेज नहीं होता, तो इसी वजह से नहीं होता। ये सारे के सारे फ्रिक्शन वाले स्थान है, इसलिए इस स्थान पर इस तरीके के खास तरीके के टिश्यू की आवश्यकता पड़ती है। तो ये एक खास पॉइंट है। चलिए अगले टिश्यू पर आते हैं, तीसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू में कितने वैरायटी पढ़ने हम लोग को? 5, और 5 में से 2 वैरायटी हमने, पहला स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज या कॉर्निफाइड स्क्वामस था, दूसरा सिर्फ नॉन कर दिया, नॉन केराटिनाइज या नॉन कॉर्निफाइड स्क्वामस है, तीसरा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। बीच के इतने दूर के नाम को हम लोग हटा देते हैं, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देते हैं, सिर्फ लिख देते हैं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू तो है ही, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और कंपाउंड, मतलब कि मल्टीपल लेयर्स हम लोग पढ़ ही रहे हैं। अंतर क्या है? सब इमेज सेम ही सेम रखना है, सिर्फ आपको यह देखना है, इसी नाम से तो आपको क्लू मिल रहा है कि सबसे ऊपर के सेल कैसे दिखेंगे। अगर केराटिनाइज वैरायटी भी था तो सबसे ऊपर के सेल कैसे दिख रहा था? स्क्वामस, तो नाम में स्क्वामस था। नॉन केराटिनाइज वैरायटी भी था तो भी सबसे ऊपर के सेल कैसे दिख रहे थे? फ्लैट, मतलब स्क्वामस, तो भी देखिए स्क्वामस उस नाम में भी था। और तीसरा, अब इसमें नाम क्या हो गया? स्क्वामस चेंज होकर हो गया क्यूबॉइडल, मतलब ऊपर के सेल इतने फ्लैट नहीं दिखेंगे, स्क्वामस नहीं होंगे, बल्कि अभी क्यूब लाइक तक दिखेंगे। तो चलिए अगर इसको हम मॉडिफाई करते तो बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, सबसे ऊपर के सेल बहुत ज्यादा फ्लैट होने को तैयार नहीं है, वो अभी भी कैसे दिख रहे हैं? क्यूब लाइक ही दिख रहे हैं। तो क्या इसमें बदलाव हुआ? क्या बीच के जो ट्रांजिशनल जोन जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं कि ट्रांजिशन मतलब हल्के फुल्के बदलाव जिसकी होते रहते हैं, हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं, क्या इसमें बदलाव हुआ? जवाब है हाँ, बदलाव हुआ, लेकिन हाँ पिछले दोनों टिश्यू की तुलना में बहुत कम बदलाव हुआ। सबसे पहले टिश्यू में तो सेल बिल्कुल चपटे होते होते फ्लैट होकर ऊपर पहुंचते थे, उसकी मौत हो जाती थी। दूसरे में वो सिर्फ चपटे होते चले जाते थे, फ्लैट होते चले जाते थे, उसकी मौत नहीं होती थी। और तीसरे में तो बहुत ज्यादा फ्लैट भी नहीं हो रहे हैं, वो अभी भी सबसे ऊपर के सेल अभी आपको क्यूब लाइक ही दिख रहे हैं, लेकिन इसका नाम पड़ जाएगा स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कहां पाया जाएगा? कंजंक्टिवा, सबसे बाहर की लेयर जो आंखों की है, दैट इज कॉल्ड कंजंक्टिवा। कंजंक्टिवा इसी से बनती है, कंजंक्टिवा ऑफ आई ये भी इसी से बनती है। एक और खास चीज में हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग फीमेल यूरेथ्रा भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स भी यहां पर लिख सकते हैं। जरा सोचिए सब क्या लिख रहे हैं हम लोग। कंजंक्टिवा, आखिर कंजंक्टिवा को भी इतने मोटे लेयर की क्या आवश्यकता पड़ेगी? आई की आउटर मोस्ट लेयर है, ऑलवेज जो धूल वगैरह या किसी भी डस्ट पार्टिकल या किसी भी तरीके की चीज के संपर्क में आते हैं, डैमेज तो जरूर होते होंगे, और इतनी थिकनेस होने की वजह से आई को परमानेंट डैमेज जैसा कुछ नहीं हो रहा, तो इस वजह से कंजंक्टिवा। फीमेल यूरेथ्रा क्यों? जरा सोचिए, यूरेथ्रा से पास क्या करता है? यूरिन, यूरेथ्रा से पास करता है यूरिन। यूरिन का पीएच कितना होता है? 6.8, मतलब यूरिन स्लाइटली एसिडिक होता है। और अगर यूरेथ्रा अगर एक सिंगल लेयर का बना होता तो स्लाइटली एसिडिक यूरिन की वजह से यूरेथ्रा क्या होते हैं? डैमेज हो जाते हैं। इसलिए नतीजा उसे क्या किया? मल्टीपल लेयर से बनाया गया और इस तरीके के टिश्यू से बनाया गया जिससे स्लाइटली एसिडिक यूरिन की वजह से भी वो डैमेज ना हो। डक्ट ऑफ ग्लैंड्स,
जरा सोचिए डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, हमारे पास बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे पैनक्रियाज ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है, बहुत सारे ग्लैंड्स है, उसके जो डक्ट होते हैं वो भी इसी टिश्यू से बनते हैं। आखिर क्या वजह होती होगी कि डक्ट ऑफ ग्लैंड्स इस टिश्यू के बनते हैं? फिर से सेम आंसर, कोई भी ग्लैंड या तो देखा जाए, इधर अगर देखा जाए तो एसिडिक कंटेंट रिलीज करता है, या एल्कलाइन दैट मींस बेसिक कंटेंट रिलीज करता है। आप जरा सोचिए किसी भी डक्ट का ग्लैंड अगर सिंगल लेयर का बनता हो और उससे एसिडिक या एल्कलाइन कंटेंट अगर बाहर निकलता हो तो क्या होगा? ग्लैंड की जो डक्ट है वही गल जाती, नतीजा ग्लैंड सिक्रेशन तो नहीं कर पाता, नतीजा डक्ट ऑफ ग्लैंड्स को भी काफी मोटी सी लेयर दी गई, अगर डैमेज होता भी होगा तो सबसे ऊपर का ही डैमेज होता होगा, उससे ज्यादा डैमेज नहीं होगा। ये देखिए तीसरी वैरायटी हम लोग पढ़े हैं, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। चौथी वैरायटी पर आते हैं, सिर्फ क्यूबॉइडल को कर देना है कॉलमनर, सिर्फ क्यूबॉइडल को कर देना है कॉलमनर। ये चौथी वैरायटी का नाम हो गया। नाम में तो क्लू है कि सबसे ऊपर के सेल कैसे दिखेंगे। अभी वाले में तो सबसे ऊपर वाले क्यूबॉइडल दिखते थे ना, लेकिन अब वाले में क्या होंगे? सबसे ऊपर वाले भी कॉलमनर ही नजर आएंगे, सबसे ऊपर वाले भी अभी भी कॉलमनर ही नजर आएंगे, यानी इसमें बहुत ज्यादा लंबाई में परिवर्तन नहीं हो रहा है। नीचे वाले सेल्स तो देखिए कॉलमनर दिख ही रहे हैं, लेकिन सबसे ऊपर वाले सेल्स भी क्या नजर आ रहे हैं? ये भी अभी भी कॉलमनर ही नजर आ रहे हैं। यानी नीचे स्ट्रैटम जर्मिनेटिवम भी कॉलमनर है, बीच में ट्रांजिशनल जोन में भी कॉलमनर है, और सबसे ऊपर होगा जिसका नाम, अब इसका नाम स्ट्रैटम कॉर्नियम भी कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ मौत वगैरह तो इसकी हो भी नहीं रही है। तो नीचे से ऊपर तक सभी सेल्स कॉलमनर है, मतलब साफ है कि इनको न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा कमी नहीं हो रही होगी। कहां रखेंगे? इसका एक ही एग्जांपल है मेल यूरेथ्रा, इस तरह का टिश्यू मेल यूरेथ्रा में। तो सवाल उठता है कि फीमेल यूरेथ्रा में कौन सा टिश्यू था? स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल। मेल यूरेथ्रा में कौन सा टिश्यू है? स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। ऐसा क्यों कि फीमेल यूरेथ्रा में ऊपर वाले सेल्स क्यूब लाइक थे और मेल यूरेथ्रा में ऊपर वाले सेल्स लंबा है, दैट मींस कॉलमनर है। ऐसा क्यों? सिंपल सी वजह है, फीमेल यूरेथ्रा में स्पेस की कमी है, और स्पेस की कमी होने की वजह से सबसे ऊपर के सेल्स क्यूब लाइक ही रह गए, क्योंकि अगर कॉलमनर होते तो जगह नहीं बचता यूरिन को निकालने के लिए। लेकिन मेल यूरेथ्रा में स्पेस कुछ ज्यादा होता है, और क्योंकि स्पेस ज्यादा होता है इसलिए सबसे ऊपर के सेल्स अगर कॉलमनर भी रहे कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ये है सिंपल थ्योरी। तो मेल यूरेथ्रा भी इसमें आराम से रख सकते हैं हम लोग। एक ही एग्जांपल इसमें इनफ है। तो चौथे वैरायटी का नाम था स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर। सब कुछ वैसा ही छोड़ दिया, सबसे ऊपर के सेल्स को हमने कॉलमनर बना दिया, और मेल यूरेथ्रा इसका एग्जांपल हो गया। और सबसे आखिरी वैरायटी में क्या करना है? सबसे ऊपर के जो कॉलमनर सेल्स दिख रहे हैं ना, इसके ऊपर भी सीलिया डाल देना है, बस एक सीलिया को बढ़ा देना है। नाम बदल गया, अब इसका नाम पड़ेगा स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर, स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। क्या फायदा हुआ? अच्छे से आपको पता है सब कुछ वही है, कॉलमनर वैरायटी तो अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे, बस उसके ऊपर हमने क्या किया? सीलिया डाल दिया, तो नाम पड़ेगा स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर। दो जगह पे हम लोग रखेंगे, एक रखेंगे लैरिंग्स में, एक रखेंगे सॉफ्ट पैलेट में। ठीक है, चलिए रखते हैं। पहले एक रखते हैं सॉफ्ट पैलेट, और दूसरा रखेंगे हम लोग लैरिंग्स, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। सॉफ्ट पैलेट में क्यों? जरा सोचिए कि पैलेट तालू है ना, बकल कैविटी में अगर ऊपर की तरफ जो है उस पार्टीशन को हम लोग कहते हैं, हम लोग पैलेट यानी तालू कहते हैं। उस तालू को जो पिछला हिस्सा होता है ना, ऊपर के तालू को जो पिछला हिस्सा होता है, इसे हम लोग नाम देते हैं सॉफ्ट पैलेट। उस सॉफ्ट पैलेट में इस तरीके की टिश्यू है। ऐसा क्यों? बहुत ही आसानी से, फिर से थ्योरी तो वही, यानी कुछ तो ऐसा वहां पर हो रहा होगा जिससे प्रोडक्शन चाहिए। वैसे भी बकल कैविटी में स्ट्रैटिफाइड वैरायटी होते हैं, थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था। बकल कैविटी में कौन से वैरायटी थे? स्ट्रैटिफाइड नॉन केराटिनाइज्ड या नॉन कॉर्निफाइड वैरायटी थे। बकल कैविटी में तो स्ट्रैटिफाइड होते ही है, लेकिन ऊपर के पैलेट में स्ट्रैटिफाइड भी सीलिया की क्या आवश्यकता पड़ गई? सिंपल सी बात है, अगर भोजन पैलेट के पीछे वाले हिस्से में अगर थोड़ा भी चिपक जाए तो जरा देखिए, जरा खुद आप उसको फील करके देखिए, क्या हमारी जो टंग है क्या उस सॉफ्ट पैलेट में चिपके हुए भोजन को अलग कर सकती है? जवाब है नहीं। हमारी टंग तालू के पिछले हिस्से सॉफ्ट पैलेट तक नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर वहां भोजन चिपक जाए तो सीलिया क्या करेंगे? ढकेल के अंदर पहुंचा देंगे। सिंपल है। तो स्ट्रैटिफाइड सीलेटेड वैरायटी मौजूद है तालू, दैट मींस पैलेट के पिछले हिस्से में, इसका नाम होता है सॉफ्ट पैलेट। लैरिंग्स में भी क्यों? लैरिंग्स वॉइस बॉक्स, सिंपल है। ट्रैकिया के ही सबसे ऊपर के एक्सपेंडेड पोर्शन का नाम देते हैं लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। वाइड होते हैं, थोड़े से चौड़े डक्ट हैं। अगर थोड़े से चौड़े डक्ट हैं, वाइड होते हैं, तो वैसे उसके अंदर स्पेस तो है, स्पेस होने की वजह से ये टिश्यू आराम से हटता है। और फिर से देखिए उसमें सीलिया है, तो सीलिया होने से फायदा क्या होगा? सेम डस्ट पार्टिकल वगैरह जब भी अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो ये इसमें चिपक जाएंगे, और चिपकने की वजह से इसे बाहर निकालने में काफी मदद मिलेगी। तो ये है टोटल 5 वैरायटी जिसको उन्होंने एक साथ मिलाकर कह रहे हैं हम लोग स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। 5 वैरायटी, पांचों का स्ट्रक्चर ठीक वैसा ही निकला जैसा कि उसका नाम था, और एग्जांपल्स भी बिल्कुल सटीक तौर पे वैसे ही जगह पर रखे गए हैं जहां पर उसकी आवश्यकता है। ये हम लोगों ने खत्म किया। 5 से ज्यादा लेयर्स में अगर होते हैं तो उसका नाम था स्ट्रैटिफाइड।
लेकिन अगर 5 से कम लेयर होते हैं तो इसका नाम होगा ट्रांजिशनल। आखिर की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, ट्रांजिशनल है ना। और इसके बाद मुझे लगता है कि एपिथेलियल टिश्यू हम लोग का कवरिंग वाला पोर्शन समाप्त हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं ट्रांजिशनल, एपिथेलियल टिश्यू और यूरोथेलियम। पहले तो आपको इसका एग्जाम्पल बता देते हैं कि एग्जाम्पल कहाँ का है, इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये नाम कहाँ। पहले कुछ एक इमेज मैं यहाँ पर बनाता हूँ, आप इस इमेज को अच्छे से पहचानते भी हैं। इसे हम लोग किडनी नाम देते हैं। किडनी से डक्ट इस तरीके से बाहर निकलता है, इधर भी एक वैसा ही होता होगा, है ना। और ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरिनरी ब्लैडर, ये रहा यूरेथ्रा। इस जगह को, किडनी से जो काफी चौड़ा सा डक्ट बाहर निकलता है, इस जगह को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस जगह को हम लोग कहते हैं रीनल पेल्विस। इस जगह को नाम देते हैं रीनल पेल्विस। कि रीनल पेल्विस के आगे यही जो डक्ट है जो कि यूरिनरी ब्लैडर तक आता है, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं यूरेटर। इसे हम लोग नाम देते हैं यूरेटर। और ये जो थैली जैसा स्ट्रक्चर, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? इसे हम लोग नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन एक्यूमुलेट होता है। बस यही 3 एग्जाम्पल हैं इसके। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू या यूरोथेलियम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके बस 3 ही एग्जाम्पल है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। और आप ध्यान से सुने या आप जानते भी होंगे, ये 3 ऐसे स्थान है जो ऑलवेज किसके संपर्क में है? ऑलवेज यूरिन के संपर्क में है। किडनी जिसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन हुई होगी, ये इस यूरिन को इसी रीनल पेल्विस से आना होगा, यूरेटर से गुजरना होगा, फिर इसी यूरिनरी ब्लैडर में आकर क्या करना होगा? जमा होना होगा। क्योंकि ये तीनों स्थान यूरिन के संपर्क में है और इसी तीनों स्थान पर इस ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग पाते हैं। यहीं पर बस यही 3 स्थान है जहां पर ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू है। क्योंकि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ इन्हीं 3 स्थान पर है जो कि यूरिन के संपर्क में है, इसलिए इसका नाम पड़ गया यूरोथेलियम। यानी एपिथेलियम है लेकिन यूरिन के संपर्क में होने की वजह से उसका नाम पड़ जाएगा यूरोथेलियम। तो चलिए अब इस टिश्यू को हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसा है। पहला तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू होगा जिसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन क्वेश्चंस अगर पूछे चैट के जरिए तो काफी डिटेल में पूछे थोड़ा, जिससे कि और स्पष्ट मुझे हो सके। जैसे आपने कुछ क्वेश्चन पूछने की कोशिश की कि कहां पर स्पेस वाली बात मुझे समझ में तो नहीं आ रहा क्वेश्चन, फिर भी मैं आपको आंसर देने की कोशिश करता हूं। मैंने फिलहाल स्पेस का जिक्र किया था फीमेल यूरेथ्रा और मेल यूरेथ्रा में। हमने कहा कि फीमेल यूरेथ्रा में क्योंकि स्पेस की थोड़ी कमी है और मेल यूरेथ्रा में स्पेस ज्यादा है, इसलिए फीमेल यूरेथ्रा में जो टिश्यू हटा था उसका नाम था स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और मेल यूरेथ्रा में जिस टिश्यू को हम लोग रखे थे उसका नाम था स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर। मतलब फीमेल यूरेथ्रा में सबसे ऊपर के सेल कैसे दिखेंगे? क्यूब लाइक, लेकिन मेल यूरेथ्रा में सबसे ऊपर के सेल कैसे दिखेंगे? कॉलमनर। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉलमनर को ज्यादा जगह घेरते हैं, क्योंकि उसकी सेल की लंबाई ज्यादा है और ज्यादा जगह घेर रहे हैं और मेल यूरेथ्रा में स्पेस तो है ही, जगह की कोई कमी है नहीं, इसलिए यहाँ कॉलमनर वैरायटी है। तो ये एक चीज मैंने यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की थी। चलिए तो हम लोग फिर से आते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू पर आते हैं। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू एक ऐसा टिश्यू है जो कि ऑलवेज ऐसे ही 3 स्थान पर है, रीनल पेल्विस, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और तीनों स्थान यूरिन के संपर्क में, इसलिए इसका एक और नाम डाल रहे थे हम लोग यूरोथेलियम। इकलौता एपिथेलियल टिश्यू जिसके पास क्या नहीं होता? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो चलिए इस टिश्यू को हम लोग ड्रॉ करते हैं, कैसा देखना चाहिए। नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन बना ही नहीं सकते। इमेजिन कीजिए ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, नीचे की तरफ डायरेक्टली क्या है? तो नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू होगा, नीचे की तरफ कनेक्टिव टिश्यू होगा। बेसमेंट मेम्ब्रेन आप इसे नहीं कह सकते। मसल्स भी है, मसल्स भी हो सकता है, कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बेसमेंट मेम्ब्रेन तो नहीं है। 3 पहले भी हमने कह दिया था, ट्रांजिशनल का मतलब क्या है? लेस देन 5 लेयर्स, यानी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोग क्या कर सकते हैं? 3 से 4 लेयर में सेल्स को बनाएंगे। चलिए 3 से 4 लेयर में सेल बनाते हैं। सबसे नीचे में क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, सबसे नीचे में इस तरीके के क्यूब लाइक सेल्स होते हैं। इसके ऊपर कुछ फ्लास्क लाइक सेल्स होते हैं, फ्लास्क लाइक, इस तरीके की सेल को हम लोग फ्लास्क लाइक सेल्स कहते हैं। फ्लास्क लाइक सेल्स होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये सब पूछने वाला क्वेश्चन है, ऑलवेज आपको दिखता रहता है कहीं ना कहीं। और उसके भी ऊपर में आपको कुछ स्फेरिकल सेल्स आपको इस तरीके के नजर आएंगे, या राउंडेड सेल्स आपको इस तरीके के नजर आएंगे। ट्रांजिशनल मतलब है कि हम लोग इसमें 5 से कम लेयर में ही सेल बनाना है, मुझे 3 या 4 लेयर में सेल्स बनाना है। तो ऑलरेडी हमने 3 लेयर तो बना ही दिया। तो सबसे नीचे में क्या होते हैं? यहाँ पर क्यूब लाइक सेल्स पूछा जाएगा। सबसे नीचे वाले सेल्स कैसे दिखते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है, उसके ऊपर क्यूब लाइक सेल्स नजर आते हैं,
फ्लास्क लाइक सेल्स नजर आते हैं, उसके ऊपर हमें क्या करते हैं, कुछ स्फेरिकल तरीके के सेल्स नजर आते हैं, और यही वो जगह है जहां पर क्या एक्युमुलेट हो रहा है, यूरिन। इमेजिन कीजिए ये जो सेम टिश्यू है ये यहां पर है, इसको यहां पर मैं बनाता हूं, ये देखिए क्यूब लाइक सेल्स हैं, इसके ऊपर हमें कुछ फ्लास्क लाइक सेल्स यहां पर नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर हमें कुछ फ्लास्क लाइक इस तरीके के सेल्स नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर हमें कुछ स्फेरिकल सेल्स यहां पर नजर आ रहे हैं, और यही वो जगह है जहां पर क्या एक्युमुलेट हो रहा है, यूरिन। यूरिन। लेकिन जरा सोचिए यूरिनरी ब्लैडर, हमारा कहा जाता है कि जो ह्यूमन यूरिनरी ब्लैडर है इसकी कैपेसिटी 250 ml यूरिन से लेकर 750 ml यूरिन तक को स्टोर करने की क्षमता है। अब जरा सोचिए ये यूरिनरी ब्लैडर 250 से लेकर 750 ml यूरिन को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन कब, जब तक स्थिति ऐसी दिख रही है तब तक ये कम से कम वॉल्यूम को ही स्टोर कर रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब यूरिन की मात्रा बढ़ने लगेगी, और यूरिन की मात्रा बढ़ने की वजह से धीरे धीरे यहां पर क्या होगा, स्पेस की कमी हो रही है। अब यूरिन क्या करेगा, इन्हीं सेल्स के ऊपर दबाव डालेगा। अब यूरिन क्या करेगा, इन सेल्स के ऊपर दबाव डालेगा। तो चलिए देखते हैं दबाव डालने की वजह से क्या होगा। इमेजिन कीजिए यूरिन ने जैसे ही इन सेल्स के ऊपर दबाव डालना यहां पर शुरू किया, क्योंकि अंदर जगह की कमी पड़ेगी, सेल्स क्या करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे। कैसे, जो स्फेरिकल सेल्स हैं धीरे धीरे इस नीचे के स्थान पर घुसते चले जाएंगे। यानी जरा सोचिए कि जो स्फेरिकल सेल यहां पर नजर आ रहे थे वो स्फेरिकल सेल्स क्या होंगे, धीरे धीरे नीचे के स्थान में घुसना शुरू कर देंगे। अब देखिए स्फेरिकल सेल्स यहां पर पहुंच गए। एक समय ऐसा भी आएगा, एक समय ऐसा भी, यानी कि जरा सोचिए कि जो 3 लेयर में जो सेल्स हम लोग अरेंज नजर आ रहे थे, अब टोटल कितने लेयर्स में नजर आ रहे हैं, 2। एक सिंगल लेयर दिख रहा है, एक और लेयर नजर आ रहा है, क्योंकि जो तीसरे लेयर के सेल्स थे वो सेकंड लेयर के अंदर घुस गए। अब क्या होगा, अभी भी प्रेशर बढ़ रहा है, यूरिन का प्रेशर अभी भी यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। यूरिन के प्रेशर बढ़ने की वजह से एक समय ऐसा भी आएगा जब ये नीचे के सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपस में फैलेंगे। नीचे के सेल्स जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आपस में क्या होंगे, फैलेंगे, यानी सेल के बीच में गैप बनेगा, और जो ऊपर के जितने भी सेल्स हैं उस बीच के स्थान में घुस जाएंगे। सपोज कीजिए जैसे नीचे के सेल यहां अलग से मैं बनाता हूं, मान लेते हैं कि नीचे का इस सेल है, ये एक सेल आपको ऐसा दिख रहा है, एक ऐसा सेल दिख रहा है। कुछ समय के बाद होगा ये सेल्स क्या होंगे, फैलेंगे, डिस्टेंस करेंगे, और डिस्टेंस करने की वजह से एक सेल इधर आ जाएगा, एक सेल इधर चला आया, अब बीच का जो स्पेस जो खाली हुआ उसमें ये सेल्स भी घुस जाएंगे, और ये सेल्स घुस जाएंगे तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर अब बनेगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। और ये देखिए कितने लेयर बच गए, अब एक लेयर। मतलब साफ है कि ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यूज के पास बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं है। 5 से कम मतलब 3 या 4 लेयर में सेल्स अरेंज हैं। जैसे जैसे यूरिन की वॉल्यूम बढ़ते चले जाती है, इसमें सेल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के अंदर घुसना शुरू कर देते हैं। जो सबसे ऊपर का लेयर था सेकंड लेयर में घुस गया, और जो सेकंड लेयर के सेल्स थे वो सबसे नीचे के ट्यूब लाइक जो सेल्स नजर आते थे उसके बीच में घुस गए। नतीजा, अब सेल्स कितने बच गए, सेल्स की मात्रा एक ही लेयर बच गई, यानी कि अंदर ल्यूमेन क्या बचा, ल्यूमेन बढ़ गया होगा। यानी कि जहां पर पहले 3 लेयर में सेल्स नजर आते थे, अब सेल्स कितने लेयर में नजर आने लगे, सेल्स मात्र एक ही लेयर में नजर आने लगे। नतीजा, यूरिन को स्टोर करना काफी आसान हो गया होगा। ये है थ्योरी, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ इतने ही स्थान पर पाया जाता है। यूरिन के संपर्क में होने की वजह से इसका नाम पड़ जाता है यूरोथेलियम। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्या किया है कि कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू तक को भी समाप्त कर लिया है। 5 से ज्यादा थे तो स्ट्रेटिफाइड, 5 से कम थे तो ट्रांजिशनल। लेकिन आपको वापस उस इमेज पर जाना होगा, वापस उस इमेज पर जाना होगा, या जो चार्ट सबसे पहले क्लास में हमने क्या किया था, एक चार्ट बनाया था। और अब उस चार्ट को देखेंगे तो हमने क्या किया था, एपिथेलियल टिश्यू को 2 तरीके से डिवाइड किया था। फिर से मैं लिख देता हूं एक बार तेजी से। सबसे पहले क्लास में आपको यही बताया था कि एपिथेलियल टिश्यू कितने तरीके के हैं, 2 तरीके से। जो कवर बनाने का काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हम लोग कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। जो किसी चीज को ढकने का काम करते हैं, कवर बनाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू। और अभी तक हम लोग इसी कवरिंग एपिथेलियल टिश्यू को काफी डिटेल में पढ़ रहे थे, कवरिंग। लेकिन एक और तरीके का एपिथेलियल टिश्यू होता है जो कि ग्लैंड्स बनाते हैं, इसलिए उसका नाम होता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। ग्लैंड्स बनाते हैं इसलिए उसका नाम पड़ता है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू, यहां पर पड़ता है। तो चलिए, अब कवरिंग हम लोग समाप्त कर चुके हैं, काफी डिटेल में पढ़े हैं। एग्जाम्पल को आप रिपीट करते रहे, डाउट्स हो तो आप लोग पूछा कीजिए, उसे हम लोग क्लियर कर लेंगे। और ग्लैंडुलर एपिथेलियल आप सिर्फ और सिर्फ ग्लैंड्स पढ़ेंगे, इसलिए एक लाइन हमेशा ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है ग्लैंड्स आर ऑलवेज। ग्लैंड्स को हमेशा किस टिश्यू के अंतर्गत पढ़ेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा ग्लैंड्स आर ऑलवेज एपिथेलियल इन नेचर। ग्लैंड्स हमेशा एपिथेलियल टिश्यू में ही मौजूद होता है, कनेक्टिव मस्कुलर और नर्वस में ग्लैंड्स नहीं रहता, और अगर रहेगा भी तो भी एपिथेलियल टिश्यू नहीं उसे बनाया होगा। चलिए, तो अब इस ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ग्लैंड्स। लेकिन टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हम लोग पढ़ने वाले हैं।
यहाँ पे हेडिंग में लिख देता हूं, हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लैंड पढ़ने वाले हैं। इन ग्लैंड्स को कितने तरीके से पढ़ा जाता है? ग्लैंड्स को 4 तरीके से पढ़ा जाता है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, ऑलरेडी नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, पहले इसे खत्म कर लेते हैं, फिर ऐसा ही हम लोग बाकी टाइप्स को भी पढ़ेंगे किस किस आधार पर। तो ग्लैंड्स को पढ़ने के तरीके कितने हैं? 4। सबसे पहला तरीका हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा तरीका? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, मतलब एक ग्लैंड में टोटल कितने सेल हैं। एक ग्लैंड है, सपोज कीजिए, इसके 2 तरीके के होंगे, है ना, ये कितने वैरायटी के होंगे? 2 वैरायटी के होंगे। एक ग्लैंड है, बाहर से अगर देखा जाए तो एक ही जैसा दिख रहा है, बाहर से देखा जाए तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन इस ग्लैंड के अंदर सिर्फ एक ही सेल है, जबकि इस ग्लैंड के अंदर सेल्स भरे पड़े हैं, सेल्स भरे पड़े हैं। तो इस तरीके के ग्लैंड जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल, इसका नाम क्या रखेंगे? नाम ही है, हेडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, जिसके अंदर मात्र एक ही सेल होता है, इसे हम लोग कहते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। और अगर इसके अंदर कई सारे सेल्स होते हैं तो इसको नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ग्लैंड। सिंपल। नोट्स ऑलरेडी आपके पास है, अच्छे से आज मैंने उसमें एग्जांपल्स भी लिख दिया, इसलिए आपको, मुझे नहीं लगता कि एग्जांपल भी लिखने की जरूरत पड़ेगी, बस यहाँ पर सुनना है और अपने नोट्स पर नजर रखे, काफी आसान हो जाता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सेल अगर एक ही रहेंगे तो उसे हम लोग नाम देते हैं यूनिसेलुलर ग्लैंड। इसके बस 2 ही एग्जाम्पल शरीर में है, एक होता है गॉबलेट सेल, एक होता है सीरस सेल। ठीक है, फिर से मैं लिख भी देता हूं, एक एग्जांपल होगा गॉबलेट सेल और दूसरा एग्जांपल होगा सीरस सेल। गॉबलेट सेल और सीरस सेल में अंतर क्या है? दोनों सिक्रेशन, दोनों के अंदर सेल तो एक ही है, लेकिन अगर चिपचिपा सिक्रेशन है, अगर चिपचिपा सिक्रेशन है तो उसका नाम होता है गॉबलेट सेल, और बिना चिपचिपा, बिल्कुल पानी के समान सिक्रेशन है, उसमें चिपचिपापन बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें नाम देते हैं हम लोग सीरस सेल या सीरस ग्लैंड भी नाम दे सकते हैं। तो बस सिंगल सेल वाले 2 ही ग्लैंड है, एक है गॉबलेट, एक है सीरस। ये चिपचिपा फ्लूइड निकालते हैं, ये बिना चिपचिपा पानी के जैसे फ्लूइड को निकालते हैं, खत्म हो गया। अब जरा खुद सोचिए, तो मल्टीसेलुलर ग्लैंड, एक ग्लैंड ऐसा है जिसके अंदर सेल्स की संख्या बहुत सारी, जिसको मल्टीसेलुलर ग्लैंड कह रहे हैं, ये कहां पर हो सकता है? एक ही लाइन में तो एग्जांपल दे सकते हैं, रेस्ट ऑफ ऑल। अगर ये दोनों नाम नहीं, अगर गॉबलेट सेल और सीरस सेल अगर नाम कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो रेस्ट ऑफ ऑल शरीर के जितने भी ग्लैंड्स हैं, कोई भी नाम आप सोच लीजिए, कोई भी नाम, स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है, कोई भी ग्लैंड का आप नाम सोच लें, ये सारे के सारे ग्लैंड्स क्या होंगे? मल्टीसेलुलर ग्लैंड कहे जाएंगे। फिनिश हो गया, ये पहला आधार था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल। अब दूसरे आधार पर चलते हैं हम लोग। जगह की कमी है इसलिए मिटा मिटा कर ही उसको हम लोग पढ़ेंगे, कि सबसे पहले आधार पर पढ़ रहे थे। दूसरा बी, किस आधार पर पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। एक ग्लैंड के पास डक्ट है या नहीं, लिख भी देता हूं मैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ डक्ट। एक ग्लैंड के पास डक्ट है या नहीं है, इस आधार पर ग्लैंड कितने तरीके के होंगे? 3 तरीके के होंगे। एक को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिसके पास डक्ट होता है उसे हम नाम देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको हम लोग एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कह सकते हैं, डक्टेड ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास डक्ट है। दूसरे जिसके पास डक्ट नहीं होता है, इसे नाम देते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड को हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि इनके पास कोई भी डक्ट नहीं होता। और एक ऐसा भी ग्लैंड है जो कि दोनों का मिक्सचर है, एक्सोक्राइन मतलब डक्ट है, इंडोक्राइन मतलब डक्ट नहीं है। और एक ऐसा भी पोर्शन होता है या ग्लैंड होता है जो कि दोनों का मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर, इसलिए हम लोग सिंपल तरीके से क्या कहते हैं? इसे मिक्स ग्लैंड नाम दे सकते हैं। कई नाम है इसको, मिक्सचर है, दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहते हैं। मिक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, क्योंकि इसमें एक्सो एंडो दोनों तरीके के हैं, इसलिए इसे हम लोग हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। तो मिक्स ग्लैंड, मिक्सोक्राइन ग्लैंड, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता होगा क्योंकि दोनों का मिक्सचर है, इसलिए इसे कंपोजिट ग्लैंड भी कहते हैं, कंपाउंड ग्लैंड भी कहते हैं, दोनों का मिक्सचर है। सिंपल सा चीज है। तो अब रहा सवाल इस आधार पर कि ग्लैंड के पास डक्ट है या नहीं है। ग्लैंड कितने तरीके के हैं? 3 ही तरीके के हैं। और क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल सुन लेते हैं। अगर डक्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड अगर कहे जाएंगे, सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड ही तो हैं, जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स नजर आ रहे हैं, स्किन पर स्वेट ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, लीवर है, ये सारे क्या है? सारे के सारे तो डक्टेड ग्लैंड्स ही हैं। स्टमक में देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इंटेस्टाइन में देखेंगे क्रिप्स ऑफ लिवर कुंस है, इंटेस्टाइन में देखेंगे ब्रूनर्स ग्लैंड भी अवेलेबल है। तो ऐसे जितने भी ग्लैंड्स है सबके पास डक्ट है, तो उसे डक्टेड ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के इंडोक्राइन ग्लैंड क्या सीक्रेट करते हैं? हार्मोन्स। अब अपने शरीर के सारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स को आप याद कर लीजिए, चाहे पिट्यूटरी हो, थायराइड हो, पाराथायराइड हो, थाइमस हो, एडिनल ग्लैंड हो, सभी के सभी क्या है? उनके पास डक्ट
नहीं है, इसलिए सभी के सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स कहे जाएंगे, हार्मोन निकालते हैं। और मिक्स्ड ग्लैंड एक ही ग्लैंड है, आप सभी ने इसका नाम ऑलरेडी सुनकर रखा है, उसका नाम है पैनक्रियास। क्योंकि पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इंडोक्राइन पोर्शन भी है। तो पैनक्रियास के अंदर जो एक्सोक्राइन पोर्शन वाला डक्ट वाला पोर्शन वो क्या सिक्रीट करता है, वो सिक्रीट करता है एंजाइम्स, पैनकेटिक जूस, जिससे कि भोजन का डाइजेशन हम लोग कर सकते हैं। और उसी पैनक्रियास के अंदर इंडोक्राइन पोर्शन भी है, जिसको हम लोग आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं, जो कि ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन, कई तरह के हार्मोन्स निकालता है, जिससे ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यानी पैनक्रियास के अंदर एक्सोक्राइन पोर्शन पैनकेटिक जूस निकालने वाला, और इंडोक्राइन पोर्शन इंसुलिन, ग्लूकागॉन जैसे हार्मोन्स निकालने वाला पोर्शन भी मौजूद है। तो दोनों का मिक्सचर है, इसलिए हम लोग इस नाम से संबोधित करेंगे यहाँ पर। तो ये है पोर्शन हम लोग का, यानी हम लोग टाइप ऑफ ग्लैंड्स पढ़ रहे हैं किस आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट। तो ग्लैंड्स पढ़ने का दूसरा तरीका ये था। अब चलते हम लोग ग्लैंड्स पढ़ने के तीसरे तरीके के ऊपर आते हैं। ग्लैंड्स पढ़ने के तीसरे तरीके के ऊपर आते हैं। तीसरा तरीका क्या है, इस आधार पर कि जब ग्लैंड सिक्रेशन करेगा तो उसके साथ क्या होगा। पहले लिखता हूं मैं हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ग्लैंड, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ग्लैंड, इसी को मोड ऑफ सिक्रेशन भी कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ग्लैंड और मोड ऑफ सिक्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ग्लैंड, या इसी को कहते हैं हम लोग मोड ऑफ सिक्रेशन भी कहते हैं। ग्लैंड का आगे, ग्लैंड जब सिक्रेशन अपना करेगा तो उस ग्लैंड के साथ क्या क्या घटना घटेगी, इस आधार पर फिर से ग्लैंड्स कितने तरीके के होंगे, 3 तरीके के होंगे। इस आधार पर ग्लैंड फिर से होंगे कितने तरीके के, तो 3 तरीके के होंगे। सबसे पहले वाले को हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले वाले को हम लोग कहते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। चलिए पहले एपोक्राइन ग्लैंड देखते हैं। तो इस आधार पर कि ग्लैंड का भविष्य क्या होगा, ग्लैंड कितने तरीके के होंगे, 3 तरीके के होंगे। सबसे पहले का नाम रख रहे हैं एपोक्राइन ग्लैंड। एपो मतलब क्या होता है, एपिकल। दूसरे तरीके ग्लैंड का नाम रखेंगे होलोक्राइन ग्लैंड। होलोक्राइन ग्लैंड, होलो का मतलब क्या होता है, होलो का मतलब होता है होल, दैट मींस पूरा ग्लैंड। चलिए दोनों को नाम से ही हम लोग स्पष्ट करते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड पहले देखते हैं। एक ग्लैंड है जो फिलहाल ऐसा दिख रहा है, एक ग्लैंड है जो फिलहाल ऐसा दिख रहा है। ओब्वियसली इसके अंदर कुछ सिक्रेशन जम रहे होंगे, बन रहे होंगे। लेकिन जब इस ग्लैंड को सिक्रेशन निकालने की बारी आई तो कहा जाता है कि इसके सिक्रेशन इतने गाढ़े हैं, इतने गाढ़े हैं कि निकल नहीं पा रहा था। नतीजा ग्लैंड को क्या करना पड़ा, ग्लैंड को क्या करना पड़ा, अपने इस एपिकल पोर्शन को भी डिजोल्व कर देना पड़ा। ग्लैंड ने अपने इस एपिकल ऊपर के हिस्से को भी क्या किया, घोल दिया, घुला और अपने सिक्रेशन को बाहर निकाल दिया। नतीजा जो ग्लैंड पहले ऐसा दिखता था, जिसके अंदर सिक्रेशन जमा था, सेम ग्लैंड बाद में कैसा दिखेगा, बाद में ऐसा दिखने लगेगा। और देखिए उसका एपिकल पोर्शन क्या हो गया, गल गया, और गलकर वो भी सिक्रेशन के साथ बाहर निकल गया। इस तरीके ग्लैंड का हम लोग नाम देते हैं एपोक्राइन ग्लैंड। इसमें ग्लैंड का एपिकल पोर्शन भी डिसॉल्व होकर ग्लैंड के साथ बाहर निकल जाता है। वैसे ही आते हैं होलोक्राइन ग्लैंड। मान लेते हैं एक ग्लैंड है, फिलहाल वो इस तरीके का दिख रहा है, ग्लैंड इस तरीके दिख रहा है। फिर से सेम चीज, इसके अंदर भी कुछ कंटेंट जमा है, लेकिन ये जो सिक्रेशन इसके अंदर जमा है इतना ज्यादा गाढ़ा है, इतना ज्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल नहीं निकल पा रहा। नतीजा इस ग्लैंड ने क्या किया, अपने पूरे के पूरे अपने आप को घुला दिया। इस ग्लैंड ने अपने आप को पूरा का पूरा गला दिया और गला करके अपने सिक्रेशन के साथ ही मिला डाला। और नतीजा अगर इमेजिन कीजिए कि जब बाहर का जब पूरा का पूरा ग्लैंड ही गल गया और गल का सिक्रेशन के साथ निकल गया, तो बाद में क्या दिखेगा, सिक्रेशन खुद ब खुद दिखेगा, क्योंकि बाहर से जो ग्लैंड मौजूद था, ग्लैंड क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। होल, होल मतलब पूरा ग्लैंड गायब हो गया। तो एपोक्राइन ग्लैंड के जो सिक्रेशन थे वो गाढ़े थे, लेकिन होलोक्राइन का ग्लैंड का जो सिक्रेशन था वो काफी ज्यादा गाढ़ा था। नतीजा एपोक्राइन ग्लैंड सिर्फ अपने ऊपरी हिस्से को गलाकर अपने कंटेंट को निकालने में सफल रहा, लेकिन जो होलोक्राइन ग्लैंड है इसे पूरा का पूरा गल जाना पड़ा, तब जाकर अपने सिक्रेशन को बाहर निकालने में सक्षम हुआ। ये है डिफरेंस, नाम में ही तो आंसर दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एपिकल पोर्शन गल के निकलेगा, इसमें पूरा ग्लैंड गल के निकल जाए। तो दोबारा अगर इस ग्लैंड को सिक्रेशन करना होगा तो क्या करना होगा, रिपेयर। यानी इस ग्लैंड को, एपोक्राइन ग्लैंड को अपने ऊपरी हिस्से को फिर रिपेयर करना होता होगा, तब जाकर फिर सिक्रेशन निकाल पाएगा। वैसे ही होलोक्राइन ग्लैंड को पूरी तरीके से अपने आप को रिपेयर करना पड़ता होगा, तब जाकर अपने सिक्रेशन को निकाल पाएगा। सीधे आते हैं एग्जांपल पर, हमारे स्किन में मौजूद, चलिए पहले इसी पर आते हैं। एपोक्राइन ग्लैंड पहले लिखा हुआ है। मैमरी ग्लैंड, फीमेल्स में जो मैमरी ग्लैंड्स हैं जहां से मिल्क सिक्रेशन होती है, मिल्क गाढ़े होते हैं। नतीजा मैमरी ग्लैंड को अपने अगले हिस्से को गलाकर उसे मिल्क के साथ ही निकाल देना पड़ता है। यानी फीमेल्स का जो मैमरी ग्लैंड है वो एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हुआ।
फीमेल्स का मैमरी ग्लैंड एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हुआ, इसमें पूरे के पूरे ग्लैंड को ना गल के बल्कि सिर्फ ऊपरी हिस्से को ही गल के निकल जाना पड़ता है, वो मिल्क के साथ बाहर निकल जाता है। हमारे स्किन में मौजूद जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं, सीबेसियस ग्लैंड्स, स्किन में जो सीबेसियस ग्लैंड्स को वाइल्ड ग्लैंड्स भी कहे जाते हैं, वो इस होलोक्राइन ग्लैंड के एग्जांपल है। इसमें पूरे ग्लैंड को क्या करना होता है, गल जाना होता है, गल करके वो सीबम दैट मींस वायल के रूप में बाहर निकल जाता है। यानी इस ग्लैंड की वापस पूरी रिपेयरिंग होती होगी तभी जाकर दोबारा सीबम में वायल निकलता है। ये थे दूसरा वैरायटी, यानी एपोक्राइन के एक ही एग्जांपल है मैमरी ग्लैंड्स, और होलोक्राइन का भी बस एक ही एग्जांपल है, दैट इज कॉल्ड सीबेसियस ग्लैंड्स प्रेजेंट इन आवर स्किन। तीसरे नाम पर आते हैं, तो तीसरे का नाम क्या रखते हैं, तीसरे का नाम रखते हैं हम लोग मेरोक्राइन एपिक्राइन ग्लैंड। तीसरे का नाम है, तीसरे को हम लोग मेरोक्राइन ग्लैंड या इसी को हम लोग एपिक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। मोस्ट कॉमन ग्लैंड तो यही है। चलिए मान लेते हैं एक ग्लैंड है, एक ग्लैंड है, इसी तरीके से इसने भी कुछ सिक्रेशन यहां पर बनाकर रखा हुआ है, लेकिन इस ग्लैंड को अपने सिक्रेशन को निकालना बहुत आसान है, आराम से निकल जाता है। मतलब एक ऐसे ग्लैंड की हम लोग बात कर रहे हैं जिसको अपने सिक्रेशन निकालने के लिए अपने एपिकल पोर्शन या अपने किसी भी हिस्से को गलाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी वैसे ग्लैंड जिसके स्ट्रक्चर में किसी भी तरीके का बदलाव अपने सिक्रेशन को करने के लिए नहीं होता है, यानी इस ग्लैंड में कोई चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता अपने सिक्रेशन को रिलीज करते वक्त, ऐसे ग्लैंड को हम लोग मेरोक्राइन और एपिक्राइन ग्लैंड एक ही चीज है, कोई भी नाम से संबोधित कर सकते हैं। तो इस आधार पर कि ग्लैंड का भविष्य क्या होगा, ग्लैंड्स कितने तरीके के होंगे, सिर्फ 3 ही तरीके के, एपोक्राइन, होलोक्राइन या मेरोक्राइन एपिक्राइन। तो मेरोक्राइन एपिक्राइन में किस एग्जांपल को रख पाएंगे, एपोक्राइन में हमने रखा था मैमरी ग्लैंड, होलोक्राइन में हमने रखा था सीबेसियस ग्लैंड। तो जो भी ग्लैंड बच गए शरीर के वो सारे के सारे किसमें चले जाएंगे, वो सारे के सारे चले जाएंगे मेरोक्राइन या एपिक्राइन ग्लैंड में, मतलब उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होता है। चलिए अब आते हैं हम लोग, समय हो गया लग रहा है ना, देख लीजिए नहीं सर आए हैं तो 10 मिनट और पढ़ा लेते हैं। चलिए एक और बेसिस बच रहा है हम लोग का, पहले भी मैंने बताया था टाइप्स ऑफ ग्लैंड किस आधार पर, कितने आधार पर लोग पढ़ने वाले हैं, टोटल 4 आधार पर पढ़ने वाले हैं। पहला इस आधार पर लोग देख रहे थे कि ग्लैंड में टोटल सेल्स कितने थे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। दूसरा इस आधार पर हम लोग पढ़ रहे थे उसके पास डक्ट था या नहीं था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डक्ट यहां पर हम लोग देख रहे थे। तीसरा हम लोग इस आधार पर देख रहे थे कि ग्लैंड का भविष्य क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ फेट ऑफ ग्लैंड के आधार पर हम लोग देख रहे थे। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके, लीवर तो एंडोक्राइन ग्लैंड होगा, इंडोक्राइन कैसे होगा, हेट्रोक्राइन ग्लैंड, पैनक्रियाज को हमने हेट्रोक्राइन ग्लैंड में रखा था, मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैनक्रियाज के अंदर दोनों ही पोर्शन होते हैं, एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और इंडोक्राइन पोर्शन भी है। एक्सोक्राइन पार्ट का क्या नाम होता है पैनक्रियाज में, बिल्कुल एक्सोक्राइन पोर्शन जो पैनक्रियाज के अंदर होते हैं उसका नाम एसिनस होता है। जब आप पैनक्रियाज पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा, जो पैनक्रियाज के अंदर जो डक्ट वाले पोर्शन होते हैं जिसको एक्सोक्राइन पोर्शन कहते हैं वो एसिनस नाम से संबोधित किए जाते हैं, और जो इंडोक्राइन पोर्शंस होते हैं वो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से संबोधित किए जाते हैं। ये था एक कंक्लूजन। अब एक ही पोर्शन हम लोग के पास बच रहा है, ये चौथा पोर्शन बच रहा है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड। अगले दिन ही शुरुआत करेंगे क्योंकि इस पोर्शन को काफी बड़ा है, इसमें काफी सारे कंटेंट्स हैं, कई सारे बाइफर्केशंस हैं। तो ग्लैंड्स हम लोग खत्म कर रहे हैं, ग्लैंड्स में बस एक ही बेसिस मेरे पास बच गया बताने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो अगले क्लास में हम लोग यहीं से शुरुआत करेंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखा जाए तो ग्लैंड्स कितने तरीके के होते हैं। और जब ये पोर्शन हम लोग का समाप्त हो जाएगा, जिसमें लगभग 15 से 20 मिनट मुझे लग जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लैंड, तो उसके बाद एपिथेलियल टिश्यू आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की तरफ या मस्कुलर टिश्यू किसी भी एक टिश्यू को ले लेंगे और वहां से आगे बढ़ जाएंगे। तो रिवाइज करें, जो भी प्रॉब्लम्स हो उसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, चैट में डाल सकते हैं, कोशिश होगी हम लोग सॉल्व करने की। और पीडीएफ को आज ध्यान से देखें, काफी बेहतरीन तरीके से उसमें एग्जांपल्स भी लिखे गए हैं और प्रॉब्लम्स आपको बिल्कुल नहीं होने चाहिए। थैंक यू।